नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 72 घंटे बाद नक्सलियों ने रिहा किए ग्रामीण। जन अदालत में एक की हत्या। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान किए गए थे अगवा। वित्त मंत्री ने जीएसटी को बताया देश की जरूरत। कहा आर्थिक एकीकरण की होगी शुरुआत। सोमवार को राज्यसभा के एजेंडे में बिल। जीएसटी को प्रवर समिति में भेजने की मांग पर अड़ी कांग्रेस। मनमोहन सिंह ने कहा बदलाव अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। भारत ने जापान से जीती हॉकी टेस्ट सीरीज। 4-0 से जीता चौथा मैच। आकाशदीप के शानदार 2 गोल। और अभिनेता शशि कपूर को आज दिया जाएगा दादा साहब फाल्के सम्मान। मुंबई में सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली सौंपेंगे पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने करीब 250 ग्रामीण बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि जन अदालत के दौरान एक ग्रामीण की हत्या भी कर दी गई। 72 घंटे तक ये सभी ग्रामीण नक्सलियों की कैद में रहे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। नक्सलियों ने मोरेगांव में मनरेगा के तहत बन रहे एक पुल के विरोध में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को बड़ी तादाद में हथियारों के साथ नक्सलियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को बंधक बना लिया था और इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की रिहाई के लिए उच्च स्तरीय कोशिशें तेज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में उन्होंने कल नक्सल पीड़ित बस्तर क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले दंतेवाड़ा का शनिवार को दौरा किया। उन्होंने माओवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित बस्तर क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। इसमें एक विशाल इस्पात संयंत्र, एक रेलवे लाइन सहित विभिन्न विकास परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि हिंसा का दौर जल्दी ही थम जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि क्या आए दिन ये मौत का खेल बंद होगा कि नहीं होगा, मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद होगा। प्रधानमंत्री ने नक्सल समस्या पर कहा कि विकास का रास्ता बंदूक से नहीं, कंधे पर हल से निकलेगा। हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को वापस मुख्य धारा में लाने का रास्ता क्या है? कंधे पर हल वही समस्याओं का हल ला सकता है। कंधे पे गन ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। 30 साल में यह पहला मौका है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने नक्सलवादियों के इस गढ़ का दौरा किया है। प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा में जवांगा एजुकेशनल सिटी भी पहुंचे, जहां आदिवासी बच्चों ने उनसे सवाल जवाब किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 3 बड़ी योजनाओं की कल कोलकाता से शुरुआत की। इसमें एक पेंशन और 2 बीमा योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में हर महीने बहुत ही कम योगदान के जरिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ लिया जा सकता है। सरकार के कई मंत्री भी देश के कई इलाकों में इस योजना की शुरुआत के लिए मौजूद रहे। जनधन योजना के बाद सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्र सरकार की 3 बड़ी योजनाओं का आगाज हो गया। कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा, जबकि दुर्घटना के दौरान विकलांग होने की सूरत में 1 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। 18 से 70 साल तक की उम्र के लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए सालाना प्रीमियम अदा करने पर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए 18 से 50 साल तक की आयु सीमा रखी गई है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू अटल पेंशन योजना में निर्धारित योगदान पर 60 साल के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। ये अंशदान
आयु पर आधारित होगा। अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है, जबकि अधिकतम उम्र 40 साल रखी गई है। स्कीम धारक को 20 सालों तक अंशदान करना होगा। और मेरा ये विश्वास है, गरीबों को सहारा नहीं चाहिए। हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमारे कार्यकलाप बदलने होंगे, हमारे तौर तरीके बदलने होंगे। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक खाता जरूरी होगा। प्रधानमंत्री के अलावा विभिन्न राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्यों में इस योजना की शुरुआत की। हालांकि विपक्षी दलों ने कहा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचना जरूरी है। हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि आज जो ये नए 3 स्कीम लॉन्च हुए हैं, उनका फायदा लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे और विपक्ष होने के नाते हम भी इस पे कड़ी नजर रखेंगे। सरकार के मुताबिक इन योजनाओं का मकसद निम्न आय वर्ग से लेकर आम लोगों तक बेहद कम राशि पर सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना है। सरकार इन योजनाओं से मिली राशि को अन्य जरूरी सेक्टरों में निवेश के लिए इस्तेमाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने कोलकाता में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने एक बार फिर नेताजी से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने की अपनी लंबित मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी। नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा कि दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की उनकी मांग पर प्रधानमंत्री का रुख काफी सकारात्मक रहा। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के अब 3 दिन ही बाकी रह गए हैं और सरकार के पास काफी कामकाज हैं। इनमें 3 अहम विधेयक जीएसटी, काला धन और भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए हैं। लेकिन बजट सत्र में आखिरी सप्ताह में राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच अब आर पार की लड़ाई तय हो गई है। कांग्रेस ने अपने सांसदों को सत्र की बाकी जो बचा हुआ कामकाज है अवधि के लिए व्हिप जारी कर दिया है और उनकी सदन में उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट संविधान संशोधन वाले जीएसटी विधेयक को लेकर है। कांग्रेस इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रही है। ऐसे में लोकसभा से पारित इस विधेयक के राज्यसभा में लटकने के आसार बढ़ गए हैं। और इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी से देश में आर्थिक एकीकरण की शुरुआत होगी। मुंबई में एक समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी पर अमल के बाद पूरा देश एक साझा बाजार बन जाएगा। उन्होंने कहा कि एक समान बाजार होने से वस्तुओं और सेवाओं का बिना किसी अड़चन के प्रवाह होगा। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े विधेयक को पारित कराने में बाधा खड़ी करने के लिए कांग्रेस की भी कड़ी आलोचना की है। हालांकि जेटली ने सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कांग्रेस की ही तरफ था। जाहिर है सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2016 की समय सीमा तय की हुई है। लोकसभा से जीएसटी से जुड़ा विधेयक बुधवार को पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सोमवार को इस विधेयक को रखा जाएगा। देश के विकास को कैसे रोका जाए और इसलिए जीएसटी में रुकावट पैदा करो। सारे मुख्यमंत्री उसके पक्ष में हैं, विपक्ष वाले भी पक्ष में हैं। संसद में उसको रोकने के लिए संख्या नहीं है और इसलिए कल एक नई नीति अपना ली कि जीएसटी रोकना है, इसलिए 3 दिन जो संसद और चलनी है उसको चलने मत दो। और जैसा हमने आपको बताया कि कांग्रेस के तेवर बिल्कुल अलग हैं जीएसटी पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जीएसटी से जुड़े विधेयक में बदलाव को अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं माना है। मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक के पक्ष में है, लेकिन एनडीए सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि नए विधेयक में कई सारे बदलाव लाए गए हैं जिन पर विचार करने की बेहद जरूरत है। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि कांग्रेस का कहना है कि अगर इस बार विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है तो अगले सत्र में कांग्रेस ने विधेयक को समर्थन देने की इच्छा जताई है। इस बीच संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और पार्टी के उप नेता आनंद शर्मा से बात की है, जिन्होंने पार्टी का रुख
बिल्कुल साफ कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेमौसम बारिश की वजह से संकट में फंसे किसानों को और सहायता दिए जाने का संकेत दिया है। जेटली ने जोर देते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को और संसाधन आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा कृषि और सिंचाई के लिए आवंटित होगा ताकि चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के ज्यादातर हिस्से मार्च में हुई बेमौसम बारिश से पीड़ित हुए हैं। ये बारिश ऐसे समय में हुई है जब फसल कटाई के लिए तैयार थी। फसल को हुए नुकसान की वजह से क्षेत्र में ज्यादा समर्थन की जरूरत महसूस की जा रही है और सरकार ने भी ये संकेत दिया है कि वो किसानों की ज्यादा मदद के लिए आगे आएगी। कृषि में सबसे बड़ी चुनौती है और इस बार मौसम की जो मार पड़ी उसकी वजह से तो एक एग्रेरियन क्राइसिस भी है और इसलिए आने वाले कल में जो सरकार के साधन बढ़ेंगे उनका सबसे बड़ा हिस्सा कृषि और सिंचाई और ऐसे संकट से निपटने के लिए उसमें लगाना पड़ेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने हल्के श्रेणी के लड़ाकू विमान तेजस परियोजना की कड़ी आलोचना की है। सीएजी ने कहा कि 30 साल से चली आ रही परियोजना के बावजूद तेजस का मार्क 1 वर्जन एयरफोर्स की जरूरतों पर खरा नहीं उतरता। संसद में शुक्रवार को पेश रिपोर्ट में कहा गया कि अभी तक तेजस को पायलटों की ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं सका है। सीएजी ने कहा कि एलसीए की कमी की वजह से ही मिग, जैगवार और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना पड़ रहा है, जिसमें एयरफोर्स को 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च करना पड़ रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में थल सेना की रक्षा तैयारियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के पास युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद का सिर्फ 20% ही रिजर्व है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के पश्चिमी तट की सुरक्षा अब और पुख्ता हो सकेगी। गुजरात तट की निगरानी के लिए नौसेना को एक नया नेवी बेस आईएनएस सरदार पटेल मिल गया है। शनिवार को पोरबंदर में अरब सागर के किनारे इस नौसैनिक अड्डे को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने नौसेना को सौंपा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के जरिए भविष्य में सभी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को देश में ही बनाने की योजना पर काम चल रहा है। गुजरात के पोरबंदर में ये है आईएनएस सरदार पटेल, यानी नौसेना का नया अड्डा। रणनीतिक रूप से अहम जगह अरब सागर के किनारे पोरबंदर में बनाए गए इस नौसेना बेस से गुजरात की तटीय सीमा की निगरानी पुख्ता हो सकेगी। गुजरात में इससे पहले आईएनएस द्वारका नाम का एक ही नेवी बेस है। आईएनएस सरदार पटेल बेस से नौसेना के जहाज या युद्धपोत कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये जो बेस जो कमीशन हुई है, ये हमें सहूलियत देगी कि हम जो हमारे जहाज, हवाई जहाज या पनडुब्बियां गुजरात के तट पे हम डिप्लॉय करें, उनको मॉनिटर करेगी, उनको कोऑर्डिनेट करेगी। जो कोस्टल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्योंकि बाकी कई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका कोऑर्डिनेशन भी ये आईएनएस सरदार पटेल के द्वारा किया जाए। गुजरात की करीब 1600 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है और इसकी पाकिस्तान के साथ करीब 550 किलोमीटर लंबी थल सीमा है। अरब सागर के इस इलाके में मालवाहक जहाजों से सालाना करीब 30 करोड़ टन का कारोबार होता है। कच्चे तेल की आवाजाही भी इसी रास्ते से है। देश के पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिहाज से पोरबंदर के इस नौसैनिक अड्डे को अहम माना जा रहा है। गुजरात का जो है महत्व एज ए कोस्टल स्टेट बहुत ज्यादा है और हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी कोस्टल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं वो गुजरात में भी लगाई जाए और लगाई गई हैं। कोस्टल रेडार स्टेशंस हैं, एआईएस स्टेशंस हैं और इन सब को इंटीग्रेट करके नौसेना और कोस्ट गार्ड के साथ साथ पूरा गुजरात के तट पे भी कोस्टल सिक्योरिटी की देखभाल करें। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत भविष्य में युद्धपोतों और पनडुब्बियों को पूरी तरह देश में ही बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिशा में तेजी से प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर करने और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। दिवंगत पत्रकार विनोद मेहता के
सम्मान में हुए एक समारोह के मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई युवा पत्रकार निष्पक्ष होकर सच को सामने लाएंगे। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रेस की आजादी की हिमायत की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि ताजा हालात में अल्पसंख्यकों के भीतर असुरक्षा की भावना है। सोनिया गांधी ने जीके रेड्डी मेमोरियल अवार्ड के मौके पर दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता को मिले सम्मान समारोह में ये बात कही। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। In the present climate, when dissent is being stifled, when the minorities feel increasingly insecure, when the secular fabric of our society is threatened, when bigotry and obscurantism seem to flourish unchecked, we miss Vinod Mehta's voice. सोनिया गांधी ने भरोसा जताया कि युवा पत्रकार बिना डर के सच सामने लाएंगे। Confident, however, that our fine younger generation of journalists will take inspiration from his life and fight the battles that he would have fought with the same courage and with the same fearlessness. इस मौके पर सोनिया गांधी ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए याद किया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर कल संसद के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन ने रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्प अर्पित किए। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई सांसद भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मॉस्को में शनिवार को दूसरे विश्व युद्ध में रूस की विजय की 70वीं सालगिरह के जश्न में हिस्सा लिया। मॉस्को में हुई इस परेड में भारतीय सेना की 75 सदस्यीय टुकड़ी भी शामिल हुई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे रूस में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री परेड बताया जा रहा है। शौर्य, वीरता और अदम्य साहस का परिचय देते ये सैनिक दूसरे विश्व युद्ध में रूस की विजय का जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी उन सैनिकों के साथ कदम ताल कर विश्व युद्ध में अपने योगदान को याद कर रही है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर अत्याधुनिक टैंक्स, विशालकाय न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम के अलावा 16,000 सैनिकों की परेड इस विहंगम नज़ारे को देखने हजारों लोग कतार लगाकर खड़े थे और अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मॉस्को में हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने विजय दिवस पर भारत रूस मित्रता को अटूट बताया। Дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. इस समारोह में भारत की भागीदारी इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन विवाद के चलते कई पश्चिमी देशों ने रूस के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में रूस ने नाजियों पर विजय प्राप्त की थी। Выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. राष्ट्रपति मुखर्जी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ परमाणु सहयोग, रक्षा संबंध और उच्च शिक्षा में भागीदारी से संबंधित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रूसी राजनयिक अकादमी की तरफ से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अफगान सीमा से सटे इलाके में कबायलियों के संघर्ष में हुई गोलीबारी में करीब 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। कबायलियों के दो गुटों के बीच हुआ यह संघर्ष विवादित पर्वत क्षेत्र को लेकर हुआ है। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक उत्तरी वजीरिस्तान में मांडा खेल
और पैपाली काबुली खेल इलाके में कबायलियों के बीच लंबे अरसे से इस पर्वत क्षेत्र को लेकर लड़ाई होती रही है। इस इलाके में अल-कायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी के चलते पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मिस्र की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ 3 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनके दोनों बेटों को भी 3-3 साल की सजा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले साल मुबारक और उनके बेटों को सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया गया था। यह मामला राष्ट्रपति निवास के नवीनीकरण में $1 करोड़ 40 लाख के खर्च का है। मुबारक पर आरोप है कि उन्होंने इस धन का इस्तेमाल अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए किया था। और आपको बताएं कि इससे पहले भी एक अदालत ने इस मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में एक दूसरी अदालत ने इस फैसले को बदल दिया। और अब कुछ खेल की खबरें। आकाशदीप सिंह के 2 शानदार मैदानी गोलों की मदद से भारतीय हॉकी टीम ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले में जापान को 4-0 से हरा दिया। कलिंगा स्टेडियम में शनिवार को मिली इस जीत के साथ ही भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। विश्व वरीयता क्रम में भारत 9वें और जापान 16वें स्थान पर है। जापान ने पहले मुकाबले में भारत की 1-1 की बराबरी पर भारत को रोक दिया था और इसके बाद भारत ने दूसरा मुकाबला 2-0 और तीसरा मुकाबला 2-1 से जीता। भारत के लिए आकाशदीप के अलावा वी.आर. रघुनाथ और धर्मवीर सिंह ने भी 1-1 गोल किया। रघुनाथ ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया, जबकि धर्मवीर का गोल मैदानी रहा। मशहूर फिल्म अभिनेता शशि कपूर को आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली उनके आवास पर उन्हें यह सम्मान सौंपेंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि खराब सेहत के चलते शशि कपूर दिल्ली में 3 मई को आयोजित हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शिरकत नहीं कर पाए थे। आपको बताएं कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर को भी यह सम्मान मिल चुका है। शशि कपूर के जीवन के बारे में बात करें तो 18 मार्च 1938 को कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म दीवार में उनका संवाद मेरे पास मां है आज भी लोगों की जुबान पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्मों की जब जब बात होती है तो जिस शख्स का नाम सबसे पहले आता है वो है मशहूर फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या। उन्होंने मानवीय मूल्यों और समाज के ताने बाने पर आधारित कई बेहतरीन फिल्में बनाई। आज उनकी जयंती है। आइए याद करते हैं इस बेमिसाल निर्माता को। तू जो मेरे सुर मिला ले, सुरीला संगीत गाले तो जिंदगी हो जाए सफल। रिश्ते नातों के फलसफे बयां करती फिल्में, ये पहचान है मशहूर फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या की। घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। 60 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शंस की स्थापना की। बतौर स्वतंत्र निर्माता उनकी पहली फिल्म आरती थी। इसके बाद दिल को छू लेने वाली उनकी यादगार फिल्म दोस्ती आई। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। 60 से 80 के दशक के बीच उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो।
हमको आने दो। क्षेत्रीय सिनेमा को आगे बढ़ाने में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। नदिया के पार ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे। ताराचंद बड़जात्या ने हमेशा नए कलाकारों को बढ़ावा दिया। जया बादुड़ी, राखी, माधुरी दीक्षित जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों को उन्होंने ब्रेक दिया। बतौर निर्माता मैंने प्यार किया उनकी आखिरी फिल्म थी। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 72 घंटे बाद नक्सलियों ने रिहा किए ग्रामीण। जन अदालत में एक की हत्या। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान किए गए थे अगवा। वित्त मंत्री ने जीएसटी को बताया देश की जरूरत। कहा आर्थिक एकीकरण की होगी शुरुआत। सोमवार को राज्यसभा के एजेंडे में बिल। जीएसटी को प्रवर समिति में भेजने की मांग पर अड़ी कांग्रेस। मनमोहन सिंह ने कहा बदलाव अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। भारत ने जापान से जीती हॉकी टेस्ट सीरीज। 4-0 से जीता चौथा टेस्ट मैच। आकाशदीप के शानदार 2 गोल। और अभिनेता शशि कपूर को आज दिया जाएगा दादा साहब फाल्के सम्मान। मुंबई में सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली सौंपेंगे पुरस्कार।